हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी 12th अनसॉल्व सेट, ये कौन सा है? सेट नंबर 3 है, ठीक है। 2025 का कोड नंबर जिसका है 348 KJ, ठीक है। KJ है और ये जीव विज्ञान। अब देखिए, अगर आप लोग सेट 1 2 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। वहाँ पर वन शॉट वीडियो भी पड़ी है और वैसे भी छोटी छोटी भी वीडियो पड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, 200 रुपये लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री 2020 से लेके 2025 तक के सारे सोल्यूशन मिलेंगे। बायोलॉजी 2022 23 24 25 मिलेगा। मैथ अगर चाहिए तो मैथ भी मिलेगा, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का कह रहा है कि परागकण की बाह्य चोल किससे बनी होती है। जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य चोल होती है वो किससे बनी होती है? तो स्पोरोलेनिन से बना होता है। किससे? तो देखिए ऑप्शन पहला है सेलुलोज, दूसरा है पेक्टिन, तीसरा है स्पोरोलेनिन और चौथा है जैंथोफिल, ठीक है। तो आपका जो ये बना होता है किससे? स्पोरोलेनिन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है निम्नलिखित में से कौन खंड है, मतलब प्रश्न नंबर ख है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है? स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है। तो इसमें देखिए आपका है AUG। कौन है? AUG आपका स्टॉप टर्मिनेटर कोडान नहीं है, ठीक है। तो यही वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि UAA, UAG और UGA ये तीनों जो है आपका स्टॉप टर्मिनेटर क्या है? कोडान है, ठीक ना। तो AUG ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वातावरण में मौजूद कुछ एंटीजन के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतर अतिरंजित प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका है फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एलर्जी। क्या कहते हैं इसको? एलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीसीआर का तात्पर्य क्या है? तो पीसीआर का तात्पर्य पॉलीमरेज चैन रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हर सेट में, जो हर पेपर में होता है। तो 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन थे आपके ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि इनफंडिबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? जो इनफंडिबुलम होता है उसके किनारों पर जो लगा होता है क्या? अंगुली नुमा विस्तार क्या कहलाते हैं? तो ये देखिए इनफंडिबुलम के किनारों पर अंगुली नुमा विस्तार को फिब्रिया क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया कहते हैं। इसे हिंदी में झल्लर या रोमिल संरचनाएं भी कहा जा सकता है, ठीक है। झल्लर जो झालर होती है, झालर उसी प्रकार से ये लगा होता है अंगुली नीमा, ठीक है। तो उसको फिम्ब्रिया भी कहा जाता है और उसको झल्लर भी कहा जाता है, रोमिल संरचनाएं कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर इसमें का ख है। उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना, ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितना पूछे उतना ही लिखिए, 1 नंबर की बात है। तो यहाँ पर देखिए अपूर्ण प्रभाविता दर्शाने वाले फूल का नाम मीराविलिस जलापा है, ठीक ना। मीराविलिस जलापा है, जिसे फोर ओक्लाक प्लांट या गुल ए बांस भी कहा जाता है, ठीक ना। इसको देखिए कई नाम से जाना जाता है। पहला तो इसका नाम है मिराबिलिस जलापा। उसके बाद फोर ओक्लाक प्लांट कहा जाता है और इसे गुल ए बांस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद प्रश्न नंबर ग है, दोहरी निषेचन क्या है? यह प्रश्न नंबर 2 में कोड नंबर 348 के आई के प्रश्न 4 का ख में हो चुका है। तो चलिए इसको सेट नंबर 2 में देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 के ख में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आ गए 4 के ख में। तो यहाँ पर देखिए दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का ख में मिला है, लेकिन ये सेट नंबर 2 में नहीं, सेट नंबर 1 में मिला है, जो जिसका आपका के आई नहीं के एच है, यह एच में मिला है, के एच में। दोहरा निषेचन यह आवृत बीजी पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें दो शुक्राणु, जैसे शुक्राणु या परागकण, ठीक ना, उसमें जो पौधे होते हैं उसमें शुक्राणु कह सकते हैं या फिर परागकण कहिए उसमें, लेकिन परागकण कहा जाता है, भाग लेते हैं। एक शुक्राणु अंड कोशिका यानी कि एक से मिलकर युग्मनज बनाता है, यानी कि जाइगोट 2n बनाता है, युग्मनज बनाता है, जाइगोट 2n बनाता है। दूसरा शुक्राणु जो होता है द्वितीय केंद्रक 2n से मिल करके ट्रिप्लाइड भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि इंडोस्पर्म बनाता है, 3n जिसे कहते हैं, ठीक ना, इंडोस्पर्म बनाता है। अब इसका महत्व अगर देखना है तो महत्व भी देख सकते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह प्रक्रिया आवृत बीजियों की विशेषता है और उनकी उन्नत प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, तो यहां तक देख सकते हैं, यह सेट 1 में था। आइए हम लोग वापस चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के एच लिख लीजिएगा, के एच में है, ठीक है, के एच में सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 में है मेरे हिसाब से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का घ, प्रश्न नंबर 2 का घ है, कह रहा है कि यदि डीएनए की एक स्ट्रैंड का अनुक्रम निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 5 डॉट दिया गया है, ATGC 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 और 3 डॉट तक। ठीक, तो 3 से 5 डॉट दिशा में पूरक स्ट्रैंड का अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ये 5.3 है और ये पूछ रहा है 3.5 क्या होगा। ठीक है, ये 5.3 है और ये पूछ रहा है 3.5 क्या होगा, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, जैसे ATGC था उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, TACG हो जाएगा। ठीक ना, TACG 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 TACG, इसी प्रकार से TACG तक 5 डॉट तक, 3 डॉट से लेकर के 5 डॉट तक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, अब प्रश्न नंबर 3 का क है, DNA और RNA के बीच अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह केमिस्ट्री में पूछ देता है DNA RNA में अंतर, और बायोलॉजी में पूछ देता है DNA RNA में अंतर। दो अगर आप लोग यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा और बायोलॉजी का भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DNA यह मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है। जो DNA होता है कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, RNA यह मुख्य रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आपका RNA होता है किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। ठीक है, अरे कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और DNA इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसमें कितनी श्रृंखला होती है, 2 श्रृंखला होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 श्रृंखला होती है ये। और RNA देखिए इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, एकल सूत्री होती है। इसमें तीसरा नंबर है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, RNA में जो होता है राइबोस शर्करा पाई जाती है। देखिए इसमें राइबोस शर्करा होती है। ठीक है, चौथी पॉइंट है, इसमें थायमीन क्षारक पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, थायमीन क्षारक पाया जाता है, और इसमें यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें 5वीं पॉइंट है, यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह समस्त जीवधारियों में क्या होता है, एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का कार्य करता है। और ये RNA यह केवल कुछ विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, सभी जीवधारियों में नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 का ख, कह रहा है कि जनसंख्या और समुदाय की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या और समुदाय, देखिए जनसंख्या
जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। जो जनसंख्या होती है किसे कहते हैं, जैसे मतलब किसी क्षेत्र में मान लीजिए किसी एरिया में, चाहे अपने गांव में ले लीजिए, तो अगर कोई पूछेगा आपकी गांव की संख्या कितनी है, मतलब जनसंख्या कितनी है, तो वही आप गिनकर बता देंगे। तो जनसंख्या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या होती है कि कितने लोग रहते हैं, ठीक है। यह एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य या अन्य जीवों जैसे पशु, सूक्ष्म जीव, पौधे की संख्या को भी संदर्भित कर सकती है। मतलब इसमें आपको जो पशु पक्षी होते हैं उनको भी, और सूक्ष्म जीव या पौधे जो होते हैं उनको भी इसमें संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। जनसंख्या में वृद्धि और कमी जन्म और मृत्यु, आप्रवासन और उत्प्रवासन जैसे कारकों से प्रभावित होती है, ठीक ना। जो जनसंख्या होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि भी होती है, कमी भी होती है, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग जनसंख्या कहते हैं। तो ये कारकों पर क्या होता है, प्रभावित हो, ये कारकों से प्रभावित होता रहता है, ठीक है। आगे चले समुदाय पर। तो समुदाय देखिए क्या है, समुदाय एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं। मतलब समुदाय का मतलब ये है कि जहां पर लोग रहते हैं और वहां पर मिल करके काम भी करते हैं, सामाजिक रूप से बातचीत करते हैं, ठीक है। समुदाय एक साझा संस्कृति, इतिहास या मूल्यों को साझा कर सकते हैं। जो समुदाय के लोग होते हैं क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को, इतिहास को, मूल्यों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। समुदाय विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय या जातीय समुदाय। समुदाय में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी गांव समाज में होता है उसमें भाग भी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के गांव में क्या होता है, कोई भी पर्व पड़ता है तो सभी लोग मिलकर के चंदा लगा करके उस पर्व को बढ़िया से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सामुदायिक, यानी कि समुदाय, तो बोलेंगे सामुदायिक लोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का ग देखिए, कह रहा है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 उपयोगी कार्य लिखिए। तो ये लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया होते हैं उसके 2 उपयोगी कार्य लिखना है। तो पहला देखिए यहाँ पर दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों का निर्माण करना। पहला इसका उपयोग है दही और अन्य किण्वित खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण करना, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड जो होती है बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं, तो जिसके कारण दही बनता है और पेय पदार्थ किण्वित करके बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा उसे दही में बदलते हैं। इसी प्रक्रिया से इडली, डोसा, अचार आदि खाद्य पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। मतलब इसी प्रक्रिया से जो आपका किण्वित यानी कि कीड़े के रूप में जो होते हैं, जो लैक्टिक एसिड जो होता है उसमें जो बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, उसी के कारण क्या होता है इडली, डोसा भी बनाया जाता है, अचार भी बनाया जाता है, ठीक है। और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना, दूसरा पॉइंट है हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड उत्पन्न करते हैं जो भोजन में पनपने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये क्या करता है, जो भोजन में जो पनपते हैं या बनते हैं, जो जीवाणु बनते हैं जो हानिकारक होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। और ये सब क्या करते हैं, जो भोजन होता है हमारा उसको लंबे समय तक यानी कि कुछ देर तक 24 घंटा 48 घंटा, ठीक ना, इस प्रकार से 72 घंटा, इस प्रकार से उनको मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं ये, ठीक ना, इसके मतलब लैक्टोबैसिलस जो होते हैं। अब देखिए डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो यह क्वेश्चन आपका देखिए सेट नंबर 3 चल रहा है, लेकिन सेट नंबर 5 पहले हल हो चुका था। तो सेट नंबर 5 इसलिए हम लिख दिए सेट नंबर 5 में 348 केएल के प्रश्न 8 में हो चुका है 2025 में ही, ठीक है। तो चलिए वहां पर देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडली डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो वहां पर क्या दिया है कि
जो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए और उसका विस्तार भी करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। जो डीएनए अणु होता है 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। पहला है, यहाँ पर पहला दूसरा करके लिखा गया है तो सबको हम लोग समझते चलेंगे। डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दूसरा है फास्फेट समूह, तीसरा है नाइट्रोजन क्षार, ठीक ना। नाइट्रोजन क्षार देखिए क्या है, जिसमें आपका एडेनिन आता है, ग्वानिन आता है, साइटोसिन और थाइमिन आता है। इन चारों क्षारक से मिलकर के आपका नाइट्रोजन क्षार बना होता है, जिससे डीएनए का निर्माण मतलब डीएनए में पाया जाता है, ठीक ना। क्षारक कितने क्षारक पाए जाते हैं? 4 क्षारक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्राम होता है, 20 एंगस्ट्राम होता है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फास्फेट तथा शर्करा समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। फास्फेट समूह एक तरफ की शर्करा के 5 डॉट कार्बन तथा दूसरी तरफ के 3 डॉट कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक ना। अभी हम 5 डॉट और 3 डॉट आपको समझाए हैं, ठीक है। अगर आपको ये लिखना होगा तो 2 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो उसमें का है चित्र बनाने के लिए, तो चित्र अभी हम दिखा देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये तीसरे पॉइंट है, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से हाइड्रोजन के त्रिबंध से जुड़ा होता है, ठीक है। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्राम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये फिगर बनाने के लिए सिर्फ उसमें कहा गया था, तो ये फिगर आप बना सकते हैं। और अगर आपको 5 नंबर में लिखना है तो ये 5 नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से फिगर बना लेना है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे चलें, फिगर बना लीजिएगा। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 3 का अंगा वाला, मेटास्टेसिस से आप क्या समझते हैं? मेटास्टेसिस, ठीक ना। देखिए, मेटास्टेसिस कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की प्रक्रिया है। यह तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं प्राथमिक ट्यूमर से अलग हो जाती हैं और रक्त या लसिका प्रणाली के माध्यम से यात्रा करके शरीर के अन्य अंगों या ऊतकों में नए ट्यूमर बनाती हैं। देखिए, जो मेटास्टेसिस है, ठीक ना, इसके बारे में समझिए। मेटास्टेसिस क्या होता है? ये कैंसर कोशिकाओं का शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। इसमें जब जो कैंसर होता है, इसमें कैंसर की ये एक बीमारी है कैंसर, ठीक है। कैंसर का नाम सुने होंगे, बहुत खतरनाक होता है। कैंसर कोशिका जो प्राथमिक जो ट्यूमर होता है, इसका जो प्रथम चरण होता है, उसी चरण से यह अलग होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो कैंसर का जो प्राथमिक चरण होता है, कोशिका जो होती है प्राथमिक ट्यूमर से अलग होती है, और उस अलग होने के बाद वो क्या होती है, किसी दूसरे या किसी अन्य अंग में जाकर के ऊतकों में नए ट्यूमर का निर्माण करती है, ठीक ना। नए ट्यूमर बनाने की कोशिश करती है, तो वहां पर द्वितीयक चरण आ जाता है। इसी प्रकार से टूट करके वो कहीं तीसरा जाकर बनाएगी तो तृतीयक चरण होता है। उसी प्रकार से 4th स्टेज तक जाते जाते 4th स्टेज पार हुआ। 4th स्टेज मतलब क्या होता है, कैंसर का एकदम लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में क्या होता है, मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 आ जाता है आपका। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 का क है, नामांकित चित्र सहित मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये मानव शुक्राणु आप लोग जानते होंगे। अब देखिए, मानव शुक्राणु को हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाए। यहाँ पर देखिए चित्र बना है, यहाँ पर आप लोग को भी ऐसे इस प्रकार से चित्र बनाना है मानव शुक्राणु का। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी यहाँ पर मुड़ा हुआ है ऐसे, ये ग्रीवा होता है। ये इसका जो है शीर्ष है, शीर्ष भाग होता है, जो मुंह होता है इसका ऊपर का, ये शीर्ष भाग है, ठीक है। और ये जो आपका मध्य भाग है, जिसको बोलते हैं साइटो, ठीक ना, इसको साइटो बोलते हैं। उसके बाद ये पूंछ होती है और यहाँ ऊर्जा स्रोत है, ठीक ना। यहीं पर ऊर्जा स्रोत है। जब इसको ऐसे ऐसे हिलाता है तो ये आगे की तरफ बहुत तेजी से भागता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसमें लिख लीजिएगा शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? मानव शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर, 60 माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। जो मानव शुक्राणु होता है वो लगभग कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर लंबा, पतला होता है।
इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। कौन कौन से बता दिए ना, शीर्ष है, ग्रीवा है, साइटो यानी कि मध्य भाग है, ठीक है, और पूंछ है। 4 भाग होते हैं। तो यहाँ अलग अलग करके सभी भागों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर शीर्ष क्या है, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। जो ये शीर्ष भाग होता है इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है, और केंद्रक भी इसी में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए के अंदर नहीं, केंद्रक में जीन पाया जाता है और जीन में डीएनए पाया जाता है, ठीक ना, डीएनए में जीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ग्रीवा, दूसरी पॉइंट है ग्रीवा। यह शीर्ष को मध्य भाग से जोड़ता है। जो मतलब यहाँ पर ये पूरा शीर्ष है यहाँ से यहाँ तक, और यहीं पर जो जुड़ रहा है इसी को हम लोग ग्रीवा कहेंगे। यानी कि ये मध्य भाग है और ये शीर्ष है, दोनों को जोड़ने को ही क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, ठीक है, मध्य भाग। इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक ना। इसमें क्या कह रहा है कि जो इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं और इसमें एनर्जी भी होती है। यही क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। तो ये शुक्राणु बहुत तेजी से भागते हैं, ठीक है। पूछ क्या है, चौथी पॉइंट देखिए, पूछ है यह शुक्राणु का अंतिम और सबसे लंबा भाग है। यह अभी शुक्राणु को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। यह शुक्राणु का क्या होता है, अंतिम और सबसे लंबा भाग है। यह भी शुक्राणु को गति प्रदान करता है, करने में सहायक प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब पूछ जल्दी जल्दी घुमाता है ना, तो जब पूछ जल्दी जल्दी घुमाएगा तो उसको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलती है तो ये तेज भागता है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारणों की व्याख्या कीजिए। इस सिंड्रोम के लक्षणों का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जो पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक ना, जिससे गुणसूत्र पैटर्न XXY हो जाता है, जबकि सामान्य पैटर्न जो होता है XY होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं इसमें एक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होती है, ठीक ना, यानी कि जो अतिरिक्त हो जाता है ये X गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए XXY हो गया, हालांकि जो सामान्य पैटर्न होता है वो आपका गुणसूत्र का XY होता है, ठीक है। तो XY ना होकर के XXY हो जाता है, यानी कि एगो X बढ़ गया, ठीक ना। कारण देखिए, कारण इसका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सीधे तौर पर वंशानुगत नहीं होता है। यह आमतौर पर अंडे या शुक्राणु के निर्माण के दौरान होने वाली एक यादृच्छिक आनुवंशिक त्रुटि का परिणाम है, ठीक है। यह क्या है, एक यादृच्छिक आनुवंशिक त्रुटि का परिणाम है, ठीक है, जहां अंडे या शुक्राणु में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र इसमें क्या, जहां अंडे या शुक्राणु में एक अतिरिक्त X गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए XY होता है, सामान्य पुरुष में XY पाया जाता है, और जो जिसमें ये क्लाइनफेल्टर हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है, इसमें XXY पाया जाता है। तो यहाँ पर लक्षण भी देख लीजिए, इसमें शामिल है असामान्य रूप से लंबा कद होना, इसमें लंबा कद हो जाता है, कम चेहरे और शरीर के बाल, छोटे वृषण, स्तन वृद्धि, बांझपन या प्रजनन क्षमता में कमी, सीखने में कठिनाइयां या विकासात्मक देरी, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न कारण इसके हो जाते हैं। जब ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है तो इसमें क्या हो जाता है, असामान्य जो लंबा कद हो जाता है, कद जो होता है बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, चेहरा जो होता है कम होता है, ठीक है, यानी कि शरीर के जो बाल होते हैं, शरीर होता है, शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं, जो इनके वृषण होते हैं ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है। इसमें जो स्तन होता है वृद्धि करने लगते हैं, यानी कि स्तन बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसे ये किन्नर कहलाते हैं। और ये इनमें जो होता है बांझपन भी होता है, यानी कि इनको बच्चे नहीं होते हैं, या प्रजनन क्षमता में कमी, सीखने में कठिनाई भी होती है। इनको कोई याद कराया जाता है या पढ़ाया जाता है तो इसमें सीखने में कठिनाई भी होती है, विकासात्मक देरी भी होती है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें कमियां है। और देखिए
प्रश्न नंबर 4 का ग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले जो महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं उनका वर्णन करना है। तो देखिए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण एंजाइमों का वर्णन इस प्रकार है। किस प्रकार है, यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक ना, प्रतिबंधन एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का कार्य करते हैं, जिससे डीएनए के टुकड़े प्राप्त होते हैं। टुकड़े नहीं, यहाँ पर रहेगा टुकड़े रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, टुकड़े रहेगा, यहाँ पर टुकड़े, ठीक ना, ये नहीं रहेगा, टुकड़े रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होते हैं, टुकड़े प्राप्त होते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें आणविक कैंची भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं गलत हो जाता है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा पढ़ते टाइम। अगर पीडीएफ जिसको जिसको मिल गई होगी ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो उसमें आप लोग सही कर लीजिएगा। दूसरा है डीएनए लाइगेज, यह एंजाइम डीएनए के कटे हुए टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जिससे पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, इसमें एक डीएनए जो लाइगेज है, यह क्या करता है, एंजाइम जो होता है डीएनए को कटे हुए जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, डीएनए का जो कटा हुआ टुकड़ा होता है उनको क्या करता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब जो इसमें जो कार्य हो रहा है, ये क्या कार्य किसमें हो रहा है, पुनर्योगज डीएनए का इसमें क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है इस काम में, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए लाइगेज ये जो कटे हुए टुकड़े होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। बात समझ में आई, आगे चले। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम डीएनए के नए सूत्र के संश्लेषण में मदद करते हैं, जैसे पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ठीक है। तो यह जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये क्या करता है कि ये जो सूत्र जो होता है इसका संश्लेषण में मदद करता है, ठीक ना। डीएनए के नए सूत्र के संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पीसीआर में, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्सेज क्या है, देखिए यह एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उपयोग होता है, जिससे सी डीएनए प्राप्त होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, क्रिप्टेज है, ठीक ना, क्रिप्टेज है, यह एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया में उपयोग होता है, ठीक ना। जो रिवर्स है, इसमें नाम वहां पर दिया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर देखिए लिखा गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यह रिवर्स कर रहा है, यानी कि आरएनए से डीएनए को बनाने की प्रक्रिया है, जिससे सी डीएनए प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जिससे सी डीएनए प्राप्त होता है। सी डीएनए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का घ है, देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ है, जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन, पहला वनों की कटाई, जैव विविधता जो आपके पर्यावरण में है, जैविक चीजें हैं, ठीक ना, जिनकी क्या कहा है, ये हानि के जो जिससे आपको पर्यावरण में हानि होती है उसी का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो पहली तो हानि हो गई आपकी जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, वनों की कटाई। आप जब हम लोग वनों को काट देते हैं तो वन क्या करते हैं, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस किस चीज़ से, कह सकते हैं कि जैसे ये वायु भी देते हैं हम लोगों को, और वर्षा भी देते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वन होते हैं, वन की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो वनों की कटाई, वृक्षों और वनों की अंधाधुंध कटाई से अनेक जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी प्रजातियां समाप्त होने लगती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो जैव विविधता है उनकी हानि वनों की कटाई से हो जाती है। जैसे कि जो प्रजातियां उसमें रहती है, यानी कि जब वन कटते हैं ना, जो वृक्ष होते हैं, जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, जो पेड़ों के, वो जब कटते हैं तो उसमें जो अनेक जो जीवधारी होते हैं, यानी कि जो प्रजातियां होती है, जो जीव जंतु होते हैं, सब क्या हो जाते हैं, विलुप्त होने लगते हैं, यानी कि मरने लगते हैं। तो उसी को मतलब यहाँ पर बताया गया, ठीक है। दूसरी पॉइंट है प्राकृतिक आवास का निवास। प्राकृतिक आवास का निवास, प्राकृतिक का मतलब नेचर, ठीक ना, नेचुरल जो होता है उसका बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो
शहरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क निर्माण और कृषि विस्तार के कारण जीवों के रहने के स्थान नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि शहरीकरण, जैसे शहर बसता है, नया नया शहर बसते जा रहा है, बागों को, बड़े बड़े जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक ना, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो वहां पर शहर का निर्माण, शहर बस रहा है। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण मतलब जैसे उद्योग खुल रहा है, ठीक है, जैसे वहां पर कहीं कहीं सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, तो कहीं पर किस चीज की फैक्ट्री खुल रही है, मतलब जितनी भी फैक्ट्री खुल रही है तो उसमें औद्योगिकरण। सड़क निर्माण, सड़क निर्माण में भी क्या हो जा रहा है, पेड़ों को साफ कर दिया जा रहा है, पेड़ों को साफ करके वहीं के पेड़ की सिद्ध में क्या सड़क बनाई जा रही है, ठीक है। और कृषि विस्तार के कारण, कृषि विस्तार का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो किसान होते हैं वो भी अपने खेत में पेड़ बहुत ज्यादा नहीं लगाते हैं, ठीक है, और बाकी बागों को काट कर खेत बनाया जा रहा है कृषि करने के लिए, ठीक ना। उसके कारण जीवों के रहने के स्थान नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या करता है कि क्या होता है कि जैव विविधता पर क्या होता है, इस पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे जैव विविधता जो होती है हमारी कम होती जा रही है, ठीक है। अब देखिए अतिदोहन, तीसरी पॉइंट है अतिदोहन। प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे अत्यधिक शिकार, मछलियों का अधिक पकड़ना, वनों से अधिक लकड़ी निकालना जैव विविधता को घटाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अत्यधिक शिकार करना, मछलियों का अधिक पकड़ना, वनों से अधिक लकड़ी निकालना, ठीक ना, ये सब क्या है, जैव विविधता को क्या करता है, घटाता है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये भी कई बार जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। ये जो नेचुरल चीजें होती हैं कौन कौन सी, ये जो भूकंप है, आपके सूखा है, ज्वालामुखी फटना, बाढ़ है, ये सब क्या है, एक नेचुरल चीज है, ठीक ना। तो ये सब जब आता है तब भी क्या होता है, हमारी विविधता को, जैव विविधता को क्या होता है, नुकसान होता है। प्रदूषण, प्रदूषण से तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है भाई, हम ही लोग प्रदूषण करते हैं, ठीक ना। तो जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक प्रजातियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। रासायनिक कचरे और प्लास्टिक जैसे प्रदूषकों से जलचर और स्थलचर दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो जल है, वायु है, मृदा है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक प्रजातियों का जीवन जो है संकट में है, ठीक है। जो रासायनिक कचरे हैं और जो प्लास्टिक है, जैसे जो हम लोग ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो ठंडे वाली प्लास्टिक वाली बोतलें आती हैं, ये सब कहाँ जाती हैं, कचरे में ही जाती हैं, ठीक है, ज़्यादातर। अब तो बिक जाती हैं, सब उठा ले जाते हैं। प्रदूषकों का जलचर और स्थलचर दोनों प्रभावित होते हैं। इनसे हमारा जो जलचर होते हैं वो भी, और स्थलचर के जो जीव जंतु होते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्न 5 का क देखिए है क्लेस्टोगेमस। क्लेस्टोगेमस फूल क्या है, ठीक ना। क्लेस्टोगेमस एक प्रकार का फूल है, या क्या है, क्या क्लेस्टोगेमस फूल में परागण हो सकता है, कारण बताइए, ठीक है। देखिए क्लेस्टोगेमस जो फूल है, क्लेस्टोगेमस फूल के फूल होते हैं, ठीक ना, एक प्रकार के क्या है, फूल होते हैं जो बंद रहते हैं, ठीक ना। जो ये होते हैं, ये फूल होते हैं और ये क्या होते हैं, बंद रहते हैं चारों तरफ से, अर्थात ये कभी नहीं खुलते, ठीक ना। अर्थात ये क्या होते हैं, कभी खुलते ही नहीं है, ठीक है। ये फूल अंदर ही अंदर परिपक्व होती है, ये अंदर ही अंदर, मतलब इनको बाहर से किसी जीव जंतु की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनके परागण के लिए, ठीक है, उनके निषेचन के लिए। तो ये अंदर ही क्या कर लेते हैं, परिपक्व होते हैं और स्वपरागण द्वारा बीज उत्पन्न करते हैं। इनके अपने में, मतलब ये खुद में, ये खुलते नहीं, ऐसे बंधे होते हैं, और ये बंधे जैसे क्या हो जाता है कि उनका स्वपरागण हो जाता है, ठीक है। पर परागण का मतलब होता है जैसे दूसरे के द्वारा, एक पुष्प दूसरे पुष्प के द्वारा क्या होता है, पर परागण का मतलब जब निषेचन करता है तो उसको पर परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फूल खिला हुआ है तो उसका जो दूसरा एक कोढ़ी होगा और एक कोढ़ी होगा, जब कोढ़ी का मतलब जैसे उसी फूल में होता है, ठीक है। खुला हुआ फूल और बंद फूल का मतलब बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, स्वपरागण द्वारा बीज उत्पन्न करते हैं। क्लेस्टोगेमस फूलों में पर परागण नहीं हो सकता, कारण देखिए
फूल कभी खुलता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अभी हम ऊपर बताएं कि जो फूल होता है खुलता नहीं है, तो पहली पॉइंट ये होगी कि फूल कभी खुलता ही नहीं, इसलिए परागकण बाहर नहीं आ सकते हैं और न ही बाहरी परागण अंदर जा सकते हैं। परागकण समझ लीजिए एक प्रकार से शुक्राणु जैसे हम लोगों में होता है, उसी प्रकार से इसमें परागण होता है, ठीक ना। तो परागण जो होता है, परागकण बाहर नहीं आते हैं और न ही दूसरे का परागकण उस पर जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ये अंदर बाहरी परागकण अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्वयं होता है यानी कि स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है स्त्री और पुंकेसर बहुत पास होते हैं जिससे स्वपरागण स्वतः हो जाता है। यानी कि जो स्त्री होते हैं उसमें जो स्त्री पुष्प होता है और जो पुंकेसर पुष्प होता है, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, इसलिए स्वपरागण स्वतः हो जाता है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है, जो स्वपरागण होता है वो स्वतः हो जाता है। बाहरी परागण, तीसरी पॉइंट है कि बाहरी परागण कारक जैसे हवा या कीट इन फूलों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो बाहरी परागण कराते हैं, जैसे फूल पर एक फूल पर बैठ कर गया भौरा, वो दूसरे फूल पर बैठ गया तो वो फूल का परागण हो गया, ठीक है। यानी कि इस फूल से वह कुछ खुशबू, कुछ सुगंध, कुछ परागण लेकर गया, उस किसी दूसरे पुष्प पर बैठ गया तो वहां पर क्या हो गया, परागण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये बाहरी परागण है। तो इसमें ये भी परागण नहीं होता है, जो कीट फूलों पर बैठ जाते हैं फिर उड़कर दूसरे फूलों पर बैठ जाता है तो वहां पर परागण होने लगता है, तो ऐसा भी इसमें नहीं होता है, क्योंकि यह फूल जो होता है खुलता ही नहीं है, बंद ही रहता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख आपका आता है, जैव उर्वरक क्या है? किसान को खेत में बोने से पहले किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है? यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, ठीक है। जैव उर्वरक क्या है, देखिए जैव उर्वरक में सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में मिलाकर या बीजों पर लगाकर पौधों को पोषकत्व विशेष रूप से एन और पी यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों का प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूलन विकल्प है, ठीक है। तो जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक वे सूक्ष्मजीव होते हैं जो मिट्टी में मिलाकर बीजों पर लगाकर पौधों को पोषक प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, ये प्रकृति का पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, ठीक है। यह क्या है? प्रकृति का एक पर्यावरण विकल्प है, ठीक है, प्राकृतिक। अब देखिए किसानों को राइजोबियम नामक जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है। किसकी? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो किसान होते हैं वह किस जीवाणु की खेती करने की उन्हें किस जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर आप उत्तर देंगे कि किसानों को राइजोबियम नामक जीवाणु की खेती करने की सलाह दी जाती है, विशेषकर दलहनी फसलों के लिए, जैसे आपका चना हो गया, मूंगफली हो गई, मसूर की दाल हो गई आदि के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको जीवाणुओं की जरूरत पड़ती है। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है इनकी खेती करने की आवश्यकता होती है, यानी कि सलाह दी जाती है, ठीक है। आगे चले। अब देखिए यहाँ पर यह फसलों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए पहली पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखिए राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है, जिसे पौधे आसानी से उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मतलब इसका एक लाभदायक है, ठीक है। दूसरी पार्ट है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। यह लाभदायक है किसके लिए? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। यह जैविक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करता है। पर्यावरण के अनुकूल देखिए यह रासायनिक प्रदूषण नहीं करता, जिससे भूमि, जल और वायु सुरक्षित रहते हैं, ठीक ना। जो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जो ये राइजोबियम जीवाणु होता है, ठीक है, राइजोबियम जीवाणु ये क्या करता है, यह रासायनिक प्रदूषण नहीं करता है, जिससे भूमि, जल और वायु क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। आगे चलिए। चौथी पॉइंट है फसल की गुणवत्ता से सुधार। फसल की गुणवत्ता में क्या करता है, सुधार भी करता है।
इससे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर होते हैं। जो इसमें जो फसल होता है उनमें जो गुणवत्ता होती है ना, उनमें क्या करता है, ये गुणवत्ता को बढ़ाता है, ठीक है, और जो सुधार लाता है। प्रश्न नंबर 5 का ग देखिए। प्रश्न नंबर 5 का ग कह रहा है कि जीन चिकित्सा क्या है। जीन चिकित्सा क्या है? एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक ना, कि जैसे एडीए, ठीक ना, इसको बोलेंगे एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी के उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा एक आधुनिक चिकित्सा तकनीकी है जिसमें किसी रोग को ठीक करने के लिए दोषपूर्ण जीन को सुधारने या हटाने या सही जीन डालने का कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य जीन स्तर पर रोग का अस्थायी समाधान करना होता है, ठीक ना। जीन चिकित्सा में यही किया जाता है कि जब देखा जाता है कि आपके जीन में कोई मतलब गलतियां है या फिर कोई गड़बड़ी है, तो उस जीन को निकाल करके दूसरा जो जीन सुधारा गया होता है, उस सुधरे हुए जीन को, यानी कि जो अच्छा जीन होता है, उसको उसमें प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, तो उसमें जीन को हटाया जाता है। तो जीन चिकित्सा में यही होता है। अब देखिए, एडीए यानी कि एडेनोसिन और डीएमिनेज। एडीए एक एंजाइम है। जो आपका एडेनोसिन है, डीएमिनेज है, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र को सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। ये क्या करता है, जो आपके अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करता है, सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। इस एंजाइम की कमी से एक गंभीर अनुवांशिक रोग होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिफिशियंसी लीडिंग टू SCID, यानी कि सर्वर कॉम्बाइंड इम्यूनोइड डिफिशियंसी कहते हैं, ठीक ना, एमिनो डिफिशियंसी। तो यहाँ पे सर्वर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। ये आपका क्या है, एक रोग है, एक गंभीर आनुवंशिक रोग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी लीडिंग टू SCID, यानी कि सर्वर कॉम्बाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। आगे चले नेक्स्ट पेज पर। यानी शरीर में संक्रमणों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, रोगी बार बार बीमार पड़ता है और सामान्य संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो शरीर होता है जो रोगी का, वो क्या होता है कि लड़ने की क्षमता, उसमें क्या, जो संक्रमणों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और इसमें रोगी जो होता है बार बार क्या होता है, बीमार पड़ता है। और सामान्य संक्रमण, इसमें जो अगर सामान्य संक्रमण हो गया, कोई रोग सामान्य रोग हो गया, ठीक है, तो उसमें भी इनकी जानलेवा हो सकता है वो रोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किन्हीं दो को परिभाषित कीजिए। किसको, सभोजिता, क्या लिखा है, लॉजिस्टिक विकास और ये परजीविता, तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसमें कहा है 2 ही, लेकिन हम एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, सभी देखेंगे, ठीक है। तो सभोजिता, यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। दूसरे शब्दों में, एक जीव दूसरे से भोजन या आश्रय जैसी चीजें प्राप्त करता है बिना उस जीव को प्रभावित किए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें 2 जीव होते हैं, ठीक है, 2 जीव होते हैं, लेकिन एक जीव दूसरे जीव से लाभ प्राप्त करता है और जो दूसरा जीव होता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है, और न ही हानि होती है। तो जो दूसरा जीव होता है उस जीव को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। दूसरे शब्दों में, एक जीव दूसरे से भोजन या आश्रय जैसी चीजें प्राप्त करता है लेकिन बिना उस जीव को प्रभावित किए, यानी कि उसको कोई प्रभाव नहीं होता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। जैसे यहाँ पर देखिए, पेड़ और पक्षी, जैसे पेड़ और पक्षी हो गया तो दोनों जीव हैं। तो पेड़ क्या करता है, एक जगह खड़ा रहता है, और जो पक्षी होता है उस पर घोंसला भी बनाता है, उस पर रहता भी है, अंडा भी देता है, हर चीज करता है, लेकिन पेड़ को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। और जो पेड़ होता है पक्षी का कुछ भी नहीं ले पाता है, उसका कोई भी उपयोग नहीं कर पाता है।
इसलिए पेड़ को न लाभ हुआ न हानि हुई, मतलब उसको लाभ नहीं हुआ, ठीक है, और हानि भी नहीं हुई, क्योंकि पक्षी उसको कोई हानि पहुंचाई भी नहीं, ठीक है। शेर और सियार, देखिए शेर को तो कोई हानि नहीं होगी, लेकिन सियार को क्या करेगा, शेर खा जाएगा, ठीक है, तो सियार का हानि होगा, शेर को कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है लॉजिस्टिक विकास। लॉजिस्टिक विकास, देखिए लॉजिस्टिक विकास का मतलब है वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुशलता पूर्वक पहुंचाने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। इसमें परिवहन, भंडारण, इन्वेंट्री प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। जो आपका लॉजिस्टिक्स विकास है, यह क्या है, एक लॉजिस्टिक विकास मतलब होता है जो वस्तु होती है, जो सेवाएं होती है, जो सूचनाएं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया होती है। यानी कि यह क्या होती है, एक स्थान से किसी चीज को दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ठीक है। अब देखिए तीसरी पॉइंट इसमें था परजीविता। परजीविता में क्या होता है, देखिए परजीविता एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जिसमें एक जीव जिसे परजीवी कहा जाता है, दूसरे जीव जिसे मेजबान कहा जाता है, ठीक है, कि मेजबान की कीमत पर लाभान्वित होता है। परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर या ऊपर रहता है और उससे अपना भोजन और पोषण प्राप्त करता है, जिससे मेजबान को नुकसान होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो होता है दो जीव होते हैं, ठीक है, दोनों जीव में एक जीव को क्या होता है, नुकसान होता है, लेकिन दूसरा जो लाभ उठाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे फीता कृमि, टीक, जू और अमरबेल, ठीक ना, जैसे बाल में जू लगता है, टीक जो होता है शरीर पर टीक होता है, और जो आंत में ये फीता कृमि जो होता है ये आंत में होता है। अब एक यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल इसको हम लोग ले लेते हैं जू। जैसे कि जू जो होता है, हमारे सर में जू लग जाते हैं, जो ढील होते हैं उसको जू बोलते हैं। तो ढील जब पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो हमारा खून पीते हैं, ऊपर से खजुआने के लिए कपार मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो बार बार ऐसे ऐसे खुजली होती रहती है। और इनका क्या होता है, लाभ होता है, उसमें जीवित रहते हैं। अमरबेल पौधा है, पौधा पर होता है। जो अमरबेल होता है एक पौधा होता है, जैसे आम के पेड़ पर एक लगा रहता है, जैसे पौधों पर एक पौधा हो जाता है, ठीक है। तो उस पौधा से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की अपनी क्रिया जो होती है पूरी करता है, और उसको फायदा होता है, दूसरे को हानि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परजीविता में, परजीविता एक प्रकार का सहजीवी संबंध है, जिससे एक जीव जिसे परजीवी कहा जाता है, दूसरे जीव जिसे मेजबान कहा जाता है, जो लाभान्वित होता है। परजीवी मेजबान के शरीर के अंदर या ऊपर रहता है और इसे अपना भोजन और पोषण प्राप्त करता है, जिससे मेजबान को नुकसान होता है, ठीक है। तो इसमें मेजबान जो होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट पेज पर चलें, देखिए अब आपका आ गया है प्रश्न उत्तर संख्या 6, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क देखिए, मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को क्या करिए, लिखिए, ठीक ना। मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजना थी जिसका उद्देश्य मानव डीएनए की पूरी अनुक्रमण और जीनों की पहचान करना था। यह परियोजना वर्ष 1990 से 2003 तक चली, ठीक ना। जो मानव जीनोम परियोजना थी यह 1990 से 2003 तक चली। तो ये अब पेपर में क्यों पूछा जा रहा है, लेकिन उनका मन भाई कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए मानव जीनोम परियोजना, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण उद्देश्य, मानव जीनोम का अनुक्रमण। पहला उद्देश्य मानव जीनोम का अनुक्रमण, मानव जीनोम में मौजूद 3 बिलियन से अधिक बेस पेयरों का अनुक्रमण निर्धारित करना, ताकि जीनोम की संरचना और संगठन को समझा जा सके। 3 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 1 बिलियन का मतलब होता है 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब है 1 मिलियन में आपका 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, 10 मिलियन में कितना हो गया, 1 करोड़, और 100 मिलियन में आपका हो जाएगा 1 अरब, ठीक है। और यहाँ पर बात किया जा रहा है बिलियन का, यानी कि 1 बिलियन की बात किया जाए तो 10 अरब 1 बिलियन, 10 अरब 1 बिलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बिलियन है, तो 10 10 10 3 10, यानी कि 30
अरब की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 30 अरब कहिए चाहे 3 बिलियन से अधिक बेस पेयरों का अनुक्रमण निर्धारित करना, ताकि जीनोम की संरचना और संगठन को समझा जा सके। तो यहाँ पर बिलियन मिलियन में समझा दिया आपको। देखिए, जीनों की पहचान, मानव जीनोम में मौजूद लगभग 20,000 से 25,000 जीनों की पहचान करना और उन्हें मैप करना। तीसरी पॉइंट है डेटाबेस का निर्माण, अनुक्रमित जीनोम डेटा को एक डेटाबेस में संग्रहित करना, ताकि वैज्ञानिक इसे आसानी से एक्सेस कर सकें और इसका उपयोग विभिन्न शोधों में कर सके, ठीक है। चौथी पॉइंट है आपका अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों का विकास, ठीक है। जीनोम अनुक्रमण के लिए तेज और अधिक कुशल तकनीकों का विकास करना, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, नैतिक, कानूनी और सामाजिक मूंछों का समाधान, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ये सब भी लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का ख आ गया आपका। प्रश्न नंबर 6 का ख कह रहा है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव में इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, मानव इंसुलिन का उत्पादन अब जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, जीवाणुओं को बैक्टीरिया के जरिए किया जाता है जो आनुवांशिक रूप से संशोधित होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहा जाता है, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहते हैं। इंसुलिन उत्पादन की प्रक्रिया, वैज्ञानिक सबसे पहले मानव डीएनए से इंसुलिन बनाने वाले जीन को अलग करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो डीएनए में इंसुलिन बनाने वाला जो जीन होता है उसको क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो उसको अलग कर लेते हैं। अब देखिए आगे, फिर उसके बाद इंसुलिन जीन को एक प्लाज्मिड नामक डीएनए अणु में जोड़ा जाता है। जो इंसुलिन जीन होता है उसको क्या किया जाता है, एक प्लाज्मिड नामक डीएनए अणु में जोड़ा जाता है। प्लाज्मिड एक प्रकार का गोलाकार डीएनए होता है, ठीक है, जो आमतौर पर ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। इसे पुनः संयोजित प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। अब यह बैक्टीरिया आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव बन जाता है, ठीक है, जीएमओ बन जाता है। इसको कहते हैं जीएमओ बन जाता है। जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और विभाजित होते हैं वे मानव इंसुलिन का उत्पादन करने लगते हैं। जैसे जैसे आपका जो बैक्टीरिया होगा, जो जीवाणु होगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा वह मानव इंसुलिन का उत्पादन करने लगते हैं, ठीक ना। इंसुलिन को बैक्टीरिया से अलग करके शुद्ध किया जाता है, ठीक है। शुद्ध मानव इंसुलिन को मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। जो शुद्ध मानव का इंसुलिन होता है ना, वह मधुमेह के रोगियों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। मधुमेह का रोग जैसे मतलब आपका शुगर को कहते हैं, ठीक है। नोट, इस तकनीकी से बना इंसुलिन को ह्यूमिनसुलिन कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, ह्यूमिनसुलिन कहते हैं। अब देखिए आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 का ग। अंजीर और ततैया यानी कि बास्य के उदाहरण के साथ सहोपकारिता का वर्णन कीजिए। अंजीर और ततैया का सहोपकारिता संबंध। यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट, अंजीर पेड़ के फूल अंजीर फल के अंदर छिपे होते हैं, ठीक ना। जो अंजीर पेड़ होता है, अंजीर पेड़ के फूल और जो अंजीर फल होते हैं वो अंदर छिपे रहते हैं, ठीक ना। अंजीर का जो फूल होता है वो पेड़ पर रहता है और जो अंजीर का जो फल होता है वो अंदर छिपे रहते हैं, जिन्हें सामान्य परागणकर्ता नहीं देख पाते। इनको क्या करते हैं, जो परागणकर्ता होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, जो परागण करते हैं, ठीक है। अंजीर ततैया इन फूलों के अंदर जाती है और वहां अंडे देती है। जो अंजीर ततैया होती है वो क्या करती है, इन फूलों के अंदर जाकर के अंडे देती है। यानी कि इसमें जो फूल होता है उस फूल के अंदर जाकर के क्या करती है, अंडा देती है। फिर उसके बाद अंडे देते समय ततैया फूलों का परागण भी करती है। जब वह अंडा दे रही होती है तो उसी समय में उसका परागण कर लेती है, ठीक ना। उसका क्या करती है, परागण करती है। ततैया के अंडों से बच्चे निकलते हैं। जो ततैया होती है
उसके अंडों से क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, और बाद में वे बाहर निकल जाते हैं। और क्या होते हैं, बाद में अंडे जो बच्चे निकलते हैं वो बाद में बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंजीर पेड़ को परागण मिलता है, जिससे वह फल और बीज उत्पन्न कर सकता है। ततैया को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान और भोजन मिलता है। जो देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो अंजीर होता है उस अंजीर पेड़ को परागण मिलता है। ठीक ना, जो आपका जो ततैया है वह अंडे देते हुए क्या करती है, परागण कर लेती है, वहीं पर उसका परागण कर लेती है। तो यहाँ पर जो अंजीर पेड़ है उसका क्या होता है, परागण हो जाता है। ठीक ना, जिससे वह फल और बीज उत्पन्न कर सकता है। और जो ततैया होती है उसको अंडे देने की सुरक्षित स्थान भी मिल जाता है। ठीक ना, और भोजन भी वहां पर मिलता है उसको। ठीक, तो ये बात समझ में आई। अंजीर और ततैया का जो स्वपकारिता संबंध था, जिसमें क्या होता है, स्वपकारिता में दोनों जीवों को लाभ होगा। ठीक है, यानी कि जो वहां पर जिससे भोजन लेगा उसको भी लाभ होगा, और जो भोजन देगा उसको भी लाभ होगा। ठीक, आगे चले हम लोग। अब उसी में देखिए एक हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, स्वपकारिता आपको समझ में आ जाएगी। एक प्रकार का प्राकृतिक पारिस्थितिक संबंध है जिसमें दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें कहा गया है कि यह जो है एक प्रकार का प्राकृतिक क्या है, पारिस्थितिक संबंध है, पारिस्थितिक संबंध है, जिसमें अलग अलग प्रजाति होती हैं, वह एक दूसरे को क्या करती है, लाभ पहुंचाती हैं। यह संबंध दोनों जीवों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन उनकी आपसी निर्भरता इतनी नहीं होती कि वे एक दूसरे के बिना जीवित न रह सकें। इसका कहने का मतलब ये है कि यह दोनों क्या होते हैं, यह दोनों अपने एक दूसरे को लाभ तो पहुंचाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को फायदेमंद होते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन इनका इतना ज्यादा निर्भर नहीं होते एक दूसरे पर कि एक चला जाए तो दूसरा मर जाए, एक चला जाए तो दूसरा मर जाए, इतना ज्यादा निर्भर नहीं रहते एक दूसरे पर। ठीक है, कि उनके बिना जीवित न रह सके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या आपका आ गया प्रश्न नंबर 6 का घ। कह रहा है कि उपयुक्त रेखा चित्रों सहित चरघातांकी वृद्धि उपवक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक फिगर आपको बनाना है इस प्रकार से, जिसका ग्राफ एक देखिए ऊपर गया है और एक यहां से यहीं तक गया है। इसका जो ग्राफ है ये dn/dt और इक्वल टू आर्यन है, ये dn/dt इक्वल टू आर्यन। ठीक ना, इसको क्वेश्चन में k-n/k लिख सकते हैं। और देखिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी का ये ग्राफ है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ है, और यहाँ पर टाइमिंग भी दिया गया है, कितने टाइम में कितना समष्टि वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए समष्टि वृद्धि तंत्र का एस और जे वक्र, ये क्या है, ये एस है और ये जे वक्र है। ठीक है, संभार तंत्र समष्टि वृद्धि को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें कौन सा समीकरण व्यक्त होता है, तो देखिए dn/dt इक्वल टू आर्यन और कोष्टक में आपका k-n/k। ठीक है, ये वाला जो है संभार तंत्र समष्टि वृद्धि को निम्न समीकरण द्वारा, यानी कि इस समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। n इक्वल टू आपका समय है, t पर समष्टि घनत्व है, और जो k पोषण क्षमता है, जो धारण क्षमता भी कहते हैं। d आपका जो है डेथ यानी कि मृत्यु दर है, जहां dn/dt क्या है, समष्टि आकार में परिवर्तन दर है। k-n/k क्या है, पर्यावरण प्रतिरोध है। और r अपन क्या है, r क्या है, प्राकृतिक वृद्धि की दर है। ठीक ना, प्राकृतिक वृद्धि की दर है, आप लोग लिख लीजिएगा। परिभाषा और अच्छे से जानने के लिए सेट नंबर 5 348 KL का प्रश्न 9 देखिए। ठीक है, तो इसको चलो हम लोग देख लेते हैं परिभाषा अच्छे से जानने के लिए। ये देखिए सेट नंबर 5 में आ गए। सेट नंबर 5 का प्रश्न नंबर 9 में हम लोग लिख चुके हैं पहले, तब जाके वो सेट किए थे, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए चर घातांकी वृद्धि। इस मॉडल में यदि किसी समष्टि को असीमित संसाधनों वाले वातावरण में रखा जाए, जैसे कि कुछ समय के लिए हिरणों को भक्षण से मुक्त वातावरण में छोड़ना। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा इतना, हिरणों को भक्षण से मुक्त वातावरण में छोड़ना। उसके बाद इधर चलेंगे हम लोग, दूसरे पेज पर लिखा है, तो उसकी जनसंख्या तेजी से और लगातार बढ़ती है। ठीक ना, उसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक, और वक्र देखिए यह एक जे आकार का वक्र बनाता है।
जिससे जनसंख्या की वृद्धि दर समय के साथ बढ़ती रहती है। जैसे वहां पर जे आकार का वक्र बना था, आप लोग देखे हैं अभी पीछे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जे आकार का वक्र बनता है, जिससे जनसंख्या जो होती है तेजी से बढ़ती है। उदाहरण, यह अक्सर शुरुआती चरणों में देखा जाता है। यह अक्सर कहाँ देखा जाता है? शुरुआती चरण में देखा जाता है। जब किसी नई जगह पर कोई जीव प्रवेश करता है और संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, या वर्षा ऋतु के दौरान कीटों में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो जब कोई जीव होता है, जब कोई जगह बदलता है या नई जगह जाता है, तब यह देखा जाता है। ठीक है। संभार तंत्र वृद्धि देखिए, प्राकृतिक में संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि असीमित नहीं हो सकती। यह मॉडल बताता है कि जब संसाधन सीमित हो जाते हैं तो व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो जाती है। वक्र यह एक एस आकार का वक्र बनाता है। जो संभार तंत्र वृद्धि होती है उसमें यस आकार का वक्र बनता है। अभी जो पीछे बनाए थे, एक जे बताएं एक यस बताएं, ठीक ना। तो जे वाला था जो चरघातांकी वक्र था, और जो यस वाला था वो संभार तंत्र वृद्धि वाला वक्र था। ठीक। शुरुआती वृद्धि, शुरुआत में जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जनसंख्या चरघातांकी रूप से बढ़ती है। ठीक है। वृद्धि में कमी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भोजन, जल और आवास जैसे संसाधन सीमित होने लगते हैं, जिससे वृद्धि दर कम होने लगती है। यानी कि भोजन जल से क्या होते, मरने लगते हैं। ठीक ना, जब कमी होती है। स्थिरता, अंततः जनसंख्या वातावरण की वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, जहां उपलब्ध संसाधनों से जितनी जीवों की संख्या का पोषण किया जा सकता है उतनी ही संख्या हो जाती है, और जनसंख्या का आकार स्थिर हो जाता है। ठीक ना। और क्या होता है? जनसंख्या का आकार स्थिर हो जाता है। तो ये आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चित्रों सहित भ्रूणकोश के गठन का वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको चित्र बनाना है, और भ्रूणकोश का चित्र बनाने के बाद उसका क्या करना है, वर्णन भी करना है विस्तार से। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है, तो इसमें आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा, और इसका मतलब इसको कैसे कैसे मतलब क्या क्या इसमें है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से चित्र बनाइएगा। पहले जैसे हम बनाए, यहाँ पर चित्र बनाइएगा। फिर इसमें जो जो नाम लिखा गया है, ये आपका है प्रतिमुखी कोशिका है, और ये वाली जो है ये रिक्तिका है। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। ठीक है, जहां पर खाली स्थान हो ये खाली स्थान। ध्रुवी कोशिका, इसको देखिए डबल कोशिका दिख रही है, इसको बोलते हैं ध्रुवी कोशिका। ठीक। केंद्रक कोशिका है, इसको केंद्रक कोशिका बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर ये अंडा है, और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, देखिए ये दो है जो ये सहायक कोशिकाएं हैं। ठीक है। और ये अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय इसको कहते हैं। ठीक ना, सहायक कोशिका और अंडा है। और यहाँ पर जो ये ऐसे ऐसे किया हुआ है, तो ये क्या है, तनुमय उपकरण है। क्या है? तनुमय उपकरण है, तंतुमय उपकरण। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं भ्रूणकोश। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं भ्रूणकोश के बारे में। अब देखिए भ्रूणकोश एक 7 कोशिका वाली 8 केंद्रक संरचना होती है, जो एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करती है। ठीक ना, ये क्या करती है, एंजियोस्पर्म में मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करती है। भ्रूणकोश की संरचना, भ्रूणकोश एक बीजांड के भीतर स्थित एक अंडाकार संरचना है, जो कोशिका भित्ति से ढकी होती है। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ऊपर ही बता दिए कि ये 7 कोशिका वाली एक 8 केंद्रक संरचना होती है। ठीक है। अब इसके अंड उपकरण के बारे में देखिए, यह मादा युग्मक है। ठीक ना, ये मादा में पाया जाता है। ठीक ना, यह मादा युग्मक है जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। क्या होती है? जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होती है। सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका के दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका देखिए, ये अंड कोशिका है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए चित्र में, ये देखिए अंड कोशिका है। इसके देखिए दोनों ओर, एक ओर इधर एक इधर। ठीक है, तो ये दोनों ओर क्या है, सहायक कोशिका होती है। ठीक। इन सहायक कोशिकाओं के बीजांड द्वार की ओर तंतुमय संरचना पाई जाती है। इसमें बताया गया है कि ये जो संरचना पाई जा रही है यहाँ पर, ये इन सहायक कोशिकाओं के ये क्या है, चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, कि तंतुमय संरचना पाई जाती है, जिसे क्या तंतुमय समूह कहते हैं।
जो पराग नली को भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करती है। ये क्या करती है? जो आपका पराग नली है उसको क्या करने के लिए, भ्रूणकोश में प्रवेश करने के लिए मार्गदर्शन करती है, यानी कि उसको मार्ग दिखाती है। ठीक है। ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक क्या है? भ्रूणकोश के मध्य में एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें दो ध्रुवी केंद्र होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? दो ध्रुवी केंद्रक होते हैं। क्या कह रहा है कि भ्रूणकोश के मध्य एक बड़ी केंद्रीय कोशिका होती है। क्या होती है? केंद्रीय कोशिका। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये बड़ी सी है, जो ये क्या है? केंद्रीय कोशिका है। ठीक है। अब कह रहा है कि जिसमें दो ध्रुवी केंद्र होते हैं, केंद्रीय कोशिका होती है जिसमें दो ध्रुवी केंद्र होते हैं। इसमें क्या होता है? दो ध्रुवी केंद्र होता है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, बिंदी छोटी सी बिंदी दी गई यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए प्रतिमुख कोशिकाएं, बीजांड के कैलाजल सिरे की ओर तीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भ्रूणकोश का कार्य युग्मनज का निर्माण करना होता है। एक नर युग्मनज का अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है। ठीक है। क्या होता है? या बाद में क्या होता है? भ्रूण के रूप में क्या होता है? विकसित होता है। उसके बाद दूसरी पॉइंट इसमें भ्रूणपोष का निर्माण। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के दो ध्रुवी केंद्रकों से संलयित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। ठीक है। क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। किसको? जो भ्रूणपोष होता है वह विकासशील भ्रूण को, जो विकास में है, जो भ्रूण बन रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। ठीक है। अब देखिए आता है आपका प्रश्न नंबर 7 का अथवा है। कह रहा है कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? रेड डाटा बुक पर, परागण पर, या फिर विपुंसन पर। तो मैं आपको तीनों पर लिख कर दिखाऊंगा। देखिए रेड डाटा बुक पहला, विलुप्त होते जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। IUCN का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग को पूछा जा सकता है, इसको लिख लीजिएगा, जिसे लाल डाटा बुक कहते हैं। जो आपका विलुप्त होती जा रही हैं, डायनासोर, चीता, ये सब जितने भी हैं, गैंडा उंडा, ये सब जो विलुप्त होते जा रहे हैं जीव, ठीक है, उनके लिए क्या ये कर रहा है कि विलुप्त होते जीवों की जानकारी के संबंध में IUCN ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जिसे हम लोग लाल डाटा बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 में हुआ था। रेड डाटा बुक सीरीज में 5 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन पुस्तकों में अलग अलग जीवों के संबंध में जानकारी दी गई है। ठीक है। ये जो रेड डाटा बुक है इसमें 5 पुस्तक प्रकाशन की गई है और इन बुकों में क्या किया गया है कि अलग अलग जीवों के संबंध में बताया गया है। ठीक ना, जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए प्रथम पुस्तक है, इसमें स्तनधारियों की 236 प्रजातियों के बारे में बताया गया। कितने प्रजाति? इसमें स्तनधारी जैसे दूध देने वाले जो भी जीव जंतु हैं, ठीक ना, वो कितने? 336 प्रजाति। जो प्रथम पुस्तक है उसमें 336 प्रजाति के जो जीवधारी हैं, यानी कि जो स्तनधारी हैं, उनके बारे में बताया गया, प्रजातियों के बारे में। दूसरा है द्वितीय जो है, इसमें पक्षियों की 287 प्रजातियों के संबंध में बताया गया है। तृतीय वाले में इसमें सरीसृप की 119 प्रजातियों के बारे में। सरीसृप मतलब सांप है, बिचकोइया है, और जो इसमें आता है मगरमच्छ आता है। ठीक है। तो सरीसृप मतलब रेंगने वाले जितने हैं, केचुआ है, इस सब के बारे में सरीसृप में 119 प्रजातियों के बारे में बताया गया। चतुर्थ बुक में देखिए, इसमें मछलियों की दुर्लभ एवं अप्राप्य प्रजातियों के बारे में बताया गया। ठीक है। और 5वीं जो पुस्तक है, इसमें आपको पादपों की दुर्लभ एवं अप्राप्य के बारे में बताया गया। ठीक है। अब देखिए दूसरी पॉइंट है आपका
परागकण, ठीक ना। परागकण क्या, देखिए परागकण वे सूक्ष्मकण होते हैं जो पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं, ठीक ना। कहाँ बनते हैं ये, पुंकेसर के पराग कोश में बनते हैं, जो और जिनमें नर युग्मक होते हैं। इसमें क्या होता है, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। ये पौधे के नर जनन अंग का हिस्सा है। परागकण परागण के समय वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इनके भीतर नर जनन कोशिकाएं होती है। इनके भीतर क्या होती है, नर जनन कोशिकाएं होती है जो निषेचन में भाग लेती है। ये नर जनन कोशिकाएं क्या होती है, जो निषेचन के द्वारा क्या, निषेचन में क्या करती है, भाग लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी पॉइंट आपका है विपुंसन, ठीक है। विपुंसन किसे कहते हैं, देखिए यह एक पादप प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें द्विलिंगी पुष्पों के नर जननांगों यानी पुंकेसरों को उनके परिपक्व होने से पहले ही हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया स्वपरागण को रोकने के लिए की जाती है ताकि कृत्रिम संकरण द्वारा वांछित पौधों की नस्लें प्राप्त की जा सके। क्या की जा सके, इसमें नस्लें प्राप्त की जा सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, फूलों में परागकण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है इसमें प्रश्न नंबर 8 में कि फूलों में परागण के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण में एवं निषेचन पूर्ण होने तक की सारी घटनाओं का आपको सचित्र वर्णन करना है। तो देखिए परागकण परागण परागण का पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक ना। जो परागण है, देखिए परागकण का पुंकेसर के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। प्रकार इसमें देखिए स्वपरागण परपरागण दो प्रकार के होते हैं। माध्यम वायु जल कीट पक्षी आदि के द्वारा क्या होता है, ये परागण होता है, ठीक है। जो परागण है किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कीट और पक्षी के द्वारा भी ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट, यहाँ पर वर्तिकाग्र पर अंकुरण। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है जिससे परागकण चिपक जाते हैं। उपयुक्त नमी और पोषक तत्व मिलने पर परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, ठीक है। तीसरी पॉइंट यहाँ पर है कि पराग नलिका का बढ़ना। पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका के अंदर बढ़ती है। क्या, पराग जो नलिका होती है वह वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका के अंदर बढ़ती है। इसमें नलिका कोशिका और जनक कोशिका होती है। जनक कोशिका विभाजित होकर दो शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक ना। जो इसमें जो जनक कोशिकाएं होती है, ये क्या, जनक कोशिका विभाजित होकर दो शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। चौथी पॉइंट है इसमें कि बीजांड तक पहुंचना। बीजांड तक पहुंचना, देखिए पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड के अंडवेश में से भीतर जाती है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए पराग नलिका अंडाशय में प्रवेश करके बीजांड के अंडवेश से भीतर जाती है। अब देखिए पांचवी पॉइंट है निषेचन। यह घटना भ्रूण थैली के अंदर होती है। दो शुक्राणु कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है, दो शुक्राणु कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा यह घटना होती है निषेचन की, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखिए पहला शुक्राणु देखिए अंडाणु कोशिका से मिलकर युग्मज बनाता है। जो पहला शुक्राणु होता है, जो परागण होता है पहला वाला, वो क्या करता है, अंडाणु कोशिका से मिलकर क्या बनाता है, युग्मज बनाता है, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए बी वाला दूसरा शुक्राणु दो ध्रुवी नाभिक से मिल करके त्रिगुणित एंडोस्पर्म नाभिक बनाता है। इसका द्विनिषेचन इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखिएगा इसको, ठीक है। इसको द्विनिषेचन कहते हैं। यह केवल आवृत बीजियों में होता है। यह कहाँ होता है, केवल आवृत बीजियों में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है जिसके बारे में हम अभी आपको बताए हैं सभी, ठीक ना। तो ये चित्र आपको सचित्र सहित का वर्णन करने के लिए इसलिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चित्र बना लीजिएगा और जो हम लिखे थे राइटिंग में वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर का। प्रश्न नंबर 8 का अथवा है, देखिए हर्षी चेस प्रयोग का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। इस प्रयोग के पश्चात वैज्ञानिकों द्वारा लिए गए निष्कर्ष को लिखिए।
हर्षी चेस का प्रयोग यहाँ पर नामांकित चित्र द्वारा वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया था जो किस पर था, डीएनए पर था, यानी कि आनुवंशिक जो पदार्थ है उस पर था। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इन्होंने कैसे ये प्रयोग करके बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रयोग के अनुसार हर्षे तथा चेस ने जीवाणु भोजी के ऊपर प्रयोग किया जो ई कोलाई को प्रभावित करते हैं। ये किस पर प्रयोग किया गया था, तो जीवाणु भोजी पर किया गया था। ठीक ना, जीवाणु भोजे पर क्या किया गया था, ये प्रयोग किया गया था। कौन किया था, हर्षे और चेस ने यह प्रयोग किया था। ठीक है, जो ई कोलाई को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, तो ई कोलाई को प्रभावित करता है। ई कोलाई को दो विभिन्न संवर्धन माध्यम संवर्धित तो किया। ठीक ना, ये क्या किया कि विभिन्न संवर्धन माध्यम को संवर्धित किया। उसके बाद देखिए पहले यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ अमीनो अम्ल ने मिलकर प्रोटीन का निर्माण किया। इसमें किसका प्रयोग किया, पहले रेडियो एक्टिव सल्फर का। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर था वह अमीनो अम्ल के साथ मिला तो ये क्या किया कि प्रोटीन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, प्रोटीन का निर्माण किया। उसके बाद जो फास्फोरस का रेडियो एक्टिव फास्फोरस, वो ये न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या किया, डीएनए का निर्माण कर दिया। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था यह किससे मिला, न्यूक्लियोटाइड से मिला, और किसका निर्माण कर दिया, इसने डीएनए का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोटीन डीएनए। अब ये जो प्रोटीन डीएनए देखिए जीवाणु भोजी को प्रविष्ट कराया, तब संतति में केवल डीएनए उपस्थित था। जब वहां पर ई कोलाई में, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी बताया आपको, तो यहाँ पर देखिए रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ अमीनो अम्ल ने मिलकर प्रोटीन का निर्माण, इसमें क्या किया, ये प्रोटीन का निर्माण किया। और जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस का न्यूक्लियोटाइड से क्या किया, मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड से मिला तो ये क्या किया, डीएनए का निर्माण किया। ठीक है, और जब इसका हम लोग ये लोग चेक किए तो इसमें प्रोटीन और डीएनए दोनों का चेक किए, लेकिन उसमें जो प्रोटीन बना था इसमें नहीं दिखा। इसमें जीवाणु भोजी को प्रविष्ट कराया तब इसमें संतति में क्या था, केवल डीएनए उपस्थित था। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको फिगर आपको दे दूंगा। ठीक है, फिगर यानी कि स्क्रीन पर आपको फिगर दिख रहा होगा, उस फिगर को आप लोग बढ़िया से एकदम बना लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया से बना लीजिएगा। फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए फिगर हम नहीं बनाए हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा फिगर को स्क्रीन पर देख करके। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर संख्या 9 है। देखिए कह रहा है कि बायोगैस क्या है, इसकी उत्पादन किस प्रकार किया जाता है। जो इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके उत्पादन में प्रमुख होने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ठीक ना, तो बायोगैस के बारे में लिखना है और इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक टैंक, ठीक ना, 10 से 15 फीट गहरा होता है। ठीक ना, कितना गहरा होता है, 10 से 15 फीट गहरा होगा। ठीक ना, जिसमें जिसमें अपशिष्ट एवं गोबर की कर्दम भरी जाती है, यानी कि जो गोबर होता है, ठीक ना, उसको क्या किया जाता है, उसमें भरा जाता है। कर्दम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। उसमें क्या, उसके ऊपर एक ढक्कन, जैसे यहाँ पर गाँव में कभी मेरे यहाँ एक बार बना था गोबर गैस का। ठीक ना, तो वहां पर क्या हुआ था, पहले उसमें गाढ़ा खनने, कितना देखिए यहाँ पर कहा है 10 से 15 फीट, तो 10 फीट में मान के चलिए 10 फुट खना था। ठीक है, तो उस गड्ढे में क्या हुआ कि जो गोबर होता है उसको, उसका कर्दम यानी कि घोल करके उसको उसमें भरा गया। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर देखिए कर रहा है, ऊपर एक सचल ढक्कन, उसमें एक ऐसा ढक्कन लगाया गया कि बाहर ना निकल सके गैस। ठीक, सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, उसमें क्या होती है, गैस बनती है, और नीचे से क्या होता है, उसमें पाइप लगा दिया जाता है। ठीक ना, जिसके कारण क्या होती है, गैस उसमें से निकलती है और घरों में जाती है, तभी वो चूल्हा जलता है। ठीक है, सूक्ष्मजीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है। इसमें क्या होता है, एक निकास द्वार होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इसमें एक पाइप जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। इसी पाइप की वजह से, इसी पाइप से क्या की जाती है, गैस लाई जाती है घर में। ठीक है, उपयोग की गई कर्दम दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है, यानी कि
एक और द्वार बना होता है, निकास द्वार जो होता है, उससे क्या गोबर को खींच लिया जाता है बाहर की ओर, ठीक है, बाहर निकाल दी जाती है। इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, यानी कि सभी लोगों घर से गोबर लेकर के बनाया गया था, यानी कि सभी लोग जब गोबर उनका गाय भैंस गोबर करती थी तो उस गोबर को ले जाकर के उसी गड्ढे में फेंका जाता था, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से क्या हो जाता था, उस समय गोबर गैस बन जाती थी, ठीक है। तो इस संयंत्र में मिथेनोजन जीवाणु होते हैं, ठीक ना। इसमें पूछा भी गया है कि इसमें कौन सा जीवाणु जो सूक्ष्मजीव होता है, कौन सा इसमें प्रयुक्त होता है, तो इसमें आपका मेथेनोजन, ठीक ना, क्या नाम है, मेथेनोजन जीवाणु होते हैं। ये अनाक्सिक जीवाणु सेलुलोज युक्त पदार्थों पर अवायवीय परिस्थितियों में विकसित होते हैं और उपापचय के फलस्वरूप CO2H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तथा CH4 मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इन गैसों के मिश्रण को बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस में प्रयुक्त मीथेन गैस होती है, ठीक ना। इसमें जो गैस होती है प्रयुक्त, इसमें कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और यहाँ पर मीथेन गैस तो होती है, ठीक है। तो ये आपका था गोबर बायोगैस क्या है और इसमें कौन से जीवाणु कौन से सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका ये इस सेट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का अथवा प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइट अंगों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के लिम्फाइट अंगों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि जो लिम्फाइट होता है, लिम्फाइट के बारे में, उसके अंगों के बारे में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और जो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो लिम्फाइट अंग होते हैं उनका वर्णन भी करना है, वो भी उदाहरण के साथ। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में लिम्फाइट अंगों की भूमिका। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में लिम्फाइट अंग विशेष भूमिका निभाते हैं। ये अंग लिम्फोसाइट्स, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं का निर्माण लिम्फोसाइट्स यानी कि जो बी कोशिका होती है और जो टी कोशिका होती है, इनका निर्माण इसमें निर्माण होता है, ठीक है, का निर्माण परिपक्वता और सक्रियण करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनको परिपक्व करते हैं और सक्रियण रखते हैं, ठीक है, जिससे शरीर रोग जनकों यानी कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो फंगस है, इनके द्वारा, ठीक ना, से क्या होता है कि इसे रक्षा करता है, ठीक ना। जो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो फंगस है, इनसे इनकी रक्षा करता है, किसकी, शरीर की। तो यहाँ पर देखिए लिम्फाइड अंगों के प्रकार। लिम्फाइड अंगों के प्रकार देखिए, प्राथमिक लिम्फाइड अंग, कार्य लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वता। इनका जो प्राथमिक जो लिम्फोसाइट का अंग है, इसका जो कार्य है क्या है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण और परिपक्वता। ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है, निर्माण करता है और उनको परिपक्व करता है, ठीक है, यानी कि मजबूत बनाता है, बढ़िया बनाता है। यहाँ पर देखिए मुख्य उदाहरण अस्थि मज्जा, जो आपकी अस्थि मज्जा है, जो हड्डियों के बीच में पाया जाता है चिपचिपा पदार्थ, वो अस्थि मज्जा, ठीक है। बी कोशिकाओं का निर्माण और परिपक्वता, ये क्या करती है, जो बी कोशिकाएं होती है उनको क्या करती है, उनका निर्माण करती है और उनको परिपक्व बनाती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि, टी कोशिकाओं की परिपक्वता, ये जो थाइमस ग्रंथि की क्या, जो थाइमस ग्रंथि होता है क्या करता है, जो टी कोशिकाएं बनती है उनको परिपक्व करता है। दूसरा है गौड़, यानी कि द्वितीय जो है लिम्फाइड अंग, यहाँ पर कार्य, यहाँ परिपक्व लिम्फोसाइट्स जो होते हैं रोग जनकों से मिलने पर सक्रिय होते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, परिपक्व जो होते हैं, वो रोगजनकों से मिलने पर जो सक्रिय होते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है यहीं से, ठीक है। मुख्य उदाहरण है लसिका ग्रंथियां, तो शरीर के विभिन्न हिस्सों से एंटीजन पकड़ते हैं। जो आपकी लसिका जो ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती है, जो शरीर के जो विभिन्न हिस्सा होते हैं उनसे क्या करती है, एंटीजन पकड़ते हैं, ठीक है। तिल्ली यानी कि स्प्लीन जिसको बोलते हैं, स्प्लीन तिल्ली रक्त में उपस्थित रोग जनकों से लड़ती हैं, ठीक ना। जो ये तिल्ली होती है, जो स्प्लीन होती है, ये रक्त में उपस्थित रोग जनक जो होते हैं उनसे क्या करती हैं, लड़ती हैं, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में देखिए, लिम्फाइड अंग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का
आधार है। प्राथमिक अंग लिम्फोसाइट्स का निर्माण व प्रशिक्षण करते हैं, जबकि गौण अंग रोगजनकों की पहचान और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया को संगठित करते हैं, जिससे शरीर को रोगों से सुरक्षा मिलती है। जिससे क्या होती है, शरीर से रोगों को सुरक्षा मिलती है, रोगों से क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये आपका जो सेट था, सेट नंबर आपका 3 था, ठीक ना। सेट नंबर 3 आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। और अगर आप लोग सेट 1 और सेट 2 नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग सारा सेट का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना 7460012763 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पीडीएफ का पेमेंट लगता है, आप लोग करके पीडीएफ ले लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।